नमस्कार प्यारे छात्रों। आज अनुप्रास अलंकार के चौथे भेद श्रुत्यानुप्रास के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न रहें और ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं। प्यारे बालकों, अगला अनुप्रास का भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुति का मतलब होता है सुनने से, कानों से। अनुप्रास का मतलब अनुप्रास यानी कि कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति श्रुत्यानुप्रास कहलाएगी। श्रुति का मतलब होता है कान और अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति, यानी कि कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति। अब कानों को कौन कौन से वर्ण मधुर लगते हैं, इसलिए श्रुत्यानुप्रास का लक्षण है जहाँ बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिलें जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। जहाँ बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिलें जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जी उच्चारण स्थान क्या होते हैं। हम जब स्वर बोलें या व्यंजन बोलें, ये सभी शब्द हमारे मुख के द्वारा निकलते हैं और हर एक स्वर, हर एक व्यंजन हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों से व्यक्त होता है। जो वर्ण विशेष मुख के उस हिस्से से निकलता है, उस हिस्से को उच्चारण स्थान कहते हैं। आपके मन में थोड़ा संदेह आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान मुख द्वारा होता है। किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि हमारे मुख के द्वारा वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है, वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए ता दिन दान दीन धन दरनी। ता दिन दान दीन धन धरनी। इस पंक्ति के अंदर श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्यों श्रुत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्योंकि तय, थ, द और ध ये चार वर्ण दांत के द्वारा उच्चारित होते हैं। और इस पंक्ति में भी आप देख रहे हो, मैंने अंडरलाइन कर रखा है तय पर, द पर और ध पर। यानी कि ये सारे वर्ण मुख के एक स्थान से, यानी कि दांतों से उच्चारित हो रहे हैं। जब किसी पंक्ति में मुख के किसी एक उच्चारण स्थान से एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिननांत था, थे दिननाथ डूबते। यहाँ पे भी दांत के ही वर्णों की आवृत्ति हो रही है। मैंने अंडरलाइन कर रखा है द पर, त पर, थ पर, थ पर, द पर, थ पर और त पर। ये भी दांतों से ही उच्चारित होते हैं। मुख के एक स्थान से एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होना ही
श्रुत्यानुप्रास का लक्षण कहलाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, चंचल जल में झलक तुम्हारी जब देखी, तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। चंचल जल में झलक तुम्हारी जब देखी, तब से अपना भाग्य मुझे अच्छा लगता है। अब इन पंक्तियों के अंदर मैंने क्रमशः च पर, जय पर, झ पर, जय पर, दूसरी पंक्ति में झ पर और छ पर अंडरलाइन कर रखा है। च, छ, जय और झ ये सभी वर्ण हमारे मुंह के तालु यानी कि तालवे से, तालव्य से उच्चारित होते हैं। यानी कि मुख के एक उच्चारण से इस काव्य पंक्ति में इन वर्णों की आवृत्ति हुई है, वो भी एक से अधिक, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। अगला उदाहरण है, छह हरई सिर पे छवि मोर पखा, उनकी पथ के मुक्ता ठहरे, फहरे पियरो पट बेनी इतई, उनकी चुनरी के छवा छहरे। छहरे सिर पे छवि मोर पखा, इस पंक्ति में छ पर, मैं पर और पै पर अंडरलाइन किया हुआ है। उनकी नथ के मुक्ता ठहरे, मैं पर अंडरलाइन किया हुआ है। फहरे पियरो पट बेनी इते, इसमें फै पर, पै पर और बै पर अंडरलाइन किया हुआ है। उनकी चुनरी के छवा छहरे, यहाँ पर च पर, छ पर, बै पर और छ पर अंडरलाइन किया हुआ है। यानी कि इस काव्य पंक्ति में क्रमशः च, छ, झ, पै और फै इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। हमारे मुंह से च, छ और झ तालु से निकलते हैं, इसका मतलब यहाँ तालव्य वर्णों की आवृत्ति है। पै, फै और बै होठों के द्वारा ओष्ठों से उच्चारित होते हैं, तो इनकी आवृत्ति हुई है। यानी कि यहाँ पे तालव्य और ओष्ठ के वर्णों की आवृत्ति होने के कारण श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण समझ करके देखते हैं। उससे पहले आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर कहते हैं मुख का उच्चारण स्थान और अपने आप ही बता देते हैं कि तय का ये है, जय का ये है, छ का ये है, पै का ये है, तो हमें कैसे पता लगेगा? ये तो सर को पता है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। आप देख रहे हो आपके सामने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, वर्ग, वर्ण और उच्चारण स्थान। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग का मतलब हो गया कै, ख, ग और घ। च वर्ग का मतलब हो गया च, छ, ज और झ। ट वर्ग का मतलब हो गया ट, ठ, ड, ढ। त का हो गया त, थ, द, ध। पै वर्ग का हो गया पै, फै, बै, भै। जो अंतिम पांचवा वर्ण है न, य, न, मैं, जिन्हें मैंने अलग से गोला लगा रखा है, ये नासिका से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा कै, ख, ग, घ कंठ से, च, छ, ज, झ तालु से, ट, ठ, ड, ढ मूर्धा यानी कि मुंह से, त, थ, द, ध दांत से और पै, फै, बै, भै होठ से उच्चारित होते हैं। ये एक शॉर्ट टेबल है जिसे आप समझ सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह मुंह का उच्चारण स्थान होता है और कौन कौन से वर्ण किस उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। यह पूरी शुद्ध और सही नहीं है। वर्ग और उसके उच्चारण स्थान की पूरी एक विशेष सारणी है। मैं आपको उसे भी दिखाता हूं और समझाता हूं। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान, यहां आप देख रहे हो वर्ण
ए, आ, कै, खे, गे, घे, ने, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इन्हें कंठ कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 है और विसर्ग, इनका उच्चारण ककाल, यानी कि हमारे गले में कंठ के आगे जो एक मांस का हिस्सा लटका हुआ होता है उसे ककाल कहते हैं, इसे काक्य कहते हैं। तीसरा है ई, चै, छै, जै, झै, य और श, ये सब तालु से उच्चारित होते हैं, इन्हें तालव्य कहते हैं। अगला है री, टे, ठे, डे, ढे, णे, ने, ढे, रे और श, इन सबका उच्चारण मूर्धा यानी कि मुंह से होता है, इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। इसके बाद है ते, थे और धे, इनका उच्चारण दांतों से होता है, इन्हें दंत्य कहते हैं। इसके बाद है न, से, ले और जय, जय के नीचे बिंदी है, इसका उच्चारण जय से होता है, इन्हें वर्त्स कहते हैं। अगला है ऊ, बड़ा ऊ, पे, फे, बे, भे और मैं, ये इनका उच्चारण होठ से होता है, इन्हें ओष्ठ कहते हैं। इसके बाद है ए और ऐ, इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों की सहायता से होता है, इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। अगला है ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ और होष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। अगला है वे और फे, फे के नीचे बिंदी है, इसका उच्चारण फे होता है, ये दांत और होष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। अगला है न, ये, ने, ने, मैं और ए, इन सब का उच्चारण नासिका यानी कि नाक से होता है, इन्हें नासिक्य कहते हैं। अगला है कै, खे, गे, कै के नीचे बिंदी है, खे के नीचे बिंदी है, गे के नीचे भी बिंदी है, क, ख और ग, इस तरह से इनका उच्चारण होगा, इन्हें जिह्वा मूल कहा जाएगा, इन वर्णों को जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। इस पूरी बड़ी सारी टेबल को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है 5 वर्णों वाली, जो आपके सामने है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग वाली। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कौन सा वर्ण मुख के किस उच्चारण स्थान से व्यक्त होगा। इस तरह आप आसानी से समझ जाओगे कि कौन सा वर्ण मुख के कौन से स्थान से उच्चारित हो रहा है। यदि एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। इन उच्चारण स्थानों के विषय में या इससे संबंधित अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो के अंदर देखकर। यदि कोई संदेह हो मन में तो आप मेरे फ़ोन पर पूछ सकते हो 77 37 62 66 19, इस नंबर पर आप फ़ोन कर लेना, समझ लेना। वैसे श्रुत्यानुप्रास में हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और ना ही इन उच्चारण स्थान और इनके विषय में अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। कुल मिला के अनुप्रास अलंकार का कोई भी भेद आए, वो भेद हमसे एक ही बात कहता है कि वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। हमें बस खाली इतना ही समझना है कि वर्णों की आवृत्ति है या नहीं है। अगर वर्णों की आवृत्ति है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार है। हमें पेपर में भी यही बताना है कि काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और उसका कारण बताना है। इसलिए बिना घबराए आप समझ सकते हो और आसानी से कर सकते हो। जैसे अभी मैं अगला और अंतिम उदाहरण आपको करवा रहा हूं, इसे समझकर देखना, आपको इसी टेबल में समझ में आ जाएगा। उदाहरण है तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इस पंक्ति में मैंने अंडरलाइन कर रखे शब्द ते, दे, दे, ते, दे, दे, ते आदि शब्द। अब आप देखिए दे, ते, दे कहाँ आ रहे थे? ये आ रहे थे
ये सभी आ रहे थे तय वर्ग के अंदर, तय थे दे। हमने भी तय और दे वर्ग के ज्यादा उच्चारण पढ़े हैं। ये देखिए तय दे तय दे दे तय, और यहाँ पर ये रहा तय वर्ग तय थे दे, और इनका उच्चारण है दांत। यानी कि इस काव्य पंक्ति में दांत के वर्णों का उच्चारण अधिक हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। बस इतना सा ही हमें समझना है। एक बार दोबारा से पढ़ करके देखते हैं कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या कहता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहता है जहां बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग मिलें जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास का सामान्य अर्थ है, श्रुति का मतलब कान होता है, अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति, अर्थात कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की जहां आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उच्चारण स्थान से मतलब है किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान मुख द्वारा होता है। जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थान निम्न प्रकार से हैं। इसकी फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। अधिक दिक्कत हो तो नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप फोन कर लें, समझ लें। हमने उदाहरण करके देखे ता दिन दान दीन धन दरनी। यहाँ पर तय दे दे ध और ध वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, और तय थे दे ध ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दांतों से होता है। एक ही मुंह के उच्चारण स्थानों से पुनः आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। नमस्कार छात्रों, आपने आज अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ा। अंत्यानुप्रास में थोड़ी सी दिक्कत यह है उच्चारण स्थानों को समझना और उन्हें याद करना। मैं आशा करता हूं कि आप इसे नोट करेंगे, इन उच्चारण स्थानों को लिखेंगे, समझेंगे और एक बार पढ़कर देखेंगे। वैसे इस अलंकार में घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें खाली 5 वर्ण और 5 वर्ग याद करने, कै च ट त प, कैसे कै वर्ग कै ख ग ग चैसे च वर्ग च छ ज झ य, टैसे ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, तैसे तय वर्ग तै थ द ध न, और पैसे पै वर्ग पै फ ब भ म। अंतिम 5वां वर्ण नासिक्य होता है, यानी कि नासिका से उच्चारण होता है। इसके अलावा आपको वीडियो में दिखा दिया, पहला कै वर्ग कंठ से उच्चारण होता है, च वर्ग तालु से उच्चारण होता है, पै वर्ग होठ से उच्चारण होता है, तय वर्ग दंत से उच्चारण होता है। तो ये एक सामान्य सी और शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप समझ सकते हो। वैसे अनुप्रास अलंकार तो यही कहता है कि कुल मिलाकर वर्णों की आवृत्ति हो। आप जब इन उदाहरणों को पढ़ोगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार है। फिर भी आप इन सभी उदाहरणों को पढ़ना, समझना, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, और कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।